अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आइंदा इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, लेकिन तमाम सियासी जमातें आइंदा इलेक्शन और आइंदा की सियासत पर नज़रें जमाए बैठी हैं। लेकिन सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि आइंदा आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो भी कोलिशन पर ही मुश्तमिल होगी। इसीलिए हर सियासी जमात इस जोड़ तोड़ और इस हिसाब किताब में मसरूफ़ है कि उसका आइंदा इक़्तिदार में क्या हिस्सा बनेगा। एक ऐसी जमात जिसकी एक सीट हो या फिर 7 सीटें हों, वो इक़्तिदार के उनके बगैर इक़्तिदार मुकम्मल ही नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुस्लिम लीग काफ की, और इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात करेंगे कि उनका आइंदा इलेक्शन में क्या लाहे अमल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब, वार्म वेलकम कि आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने काफ लीग ज्वाइन की, बड़ा खुशआइंद बात है कि एक सियासी जमात में आप आए हैं। बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ी शख्सियत जो कि काफ लीग अब बिखर चुकी थी, ऐसे वक्त में आपने ज्वाइन किया। आपके आने से काफ लीग में क्या तब्दीली आई है? देखिए, आपको मालूम है कि परवेज़ इलाही साहब जो कि काफ लीग के स्पीकर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे, वो पार्टी छोड़ गए। फिर हमारे 10 MPA थे पंजाब असम्बली में, तो वो भी 10 के 10 पार्टी जो है वो छोड़ कर चले गए। तो यकीनी तौर पर पार्टी के लिए एक मुश्किल मरहला था, मुश्किल वक़्त था। तो ऐसे हालात में मैं भी 1 साल तकरीबन जो है सियासत से गैर हाज़िर रहा, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान में सैलाब आ गए और मेरा पूरा फोकस जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद पर था। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने, सरवर फाउंडेशन ने और हमारी दूसरी PDM की ऑर्गेनाइजेशन ने अरबों रुपया, तकरीबन 14-15 अरब रुपए का चार्टी वर्क किया। और मैं बिल्कुल, अगरचे जब हुकूमतें बात करती हैं तो मुझे कभी हमसे भी आती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। हम तो चूँकि फ्रंट लाइन पे थे, तो हमने तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ख़ुव्वत हो, चाहे वो अल-खिदमत फाउंडेशन हो, अल-खैर फाउंडेशन हो, बैतुस्सलाम हो, ये लोग जो हैं हमने फ्रंट लाइन पे देखे हैं, जिन्होंने लाखों के हिसाब से सिर्फ लाहौर से 20-25 कंटेनर डेली राशन पैक के हम सैलाब ज़दा इलाकों में भेजते थे। तो उसके बाद फिर एक कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू किया। तो तमाम दोस्तों का, अजीज़ों कारब का ख्याल था कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं या सियासत क्विट कर दूं। तो इतने में फिर ये हो गया, चौधरी शुजात साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरी पार्टी में आ जाएं, आप इसको लीड करें और इसको ऑर्गेनाइज़ करें। तो फिर दोस्तों से मशावरत की, तो फिर मैंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। और अल्लाह के फजल करम से मेरा फोकस जो है वो तंजीम बनाने पे है, एक अदारा बनाने पे है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। आपको मालूम है कि तमाम सियासी जमातों को अपने इलेक्शन के रिज़ल्ट्स और इलेक्शन के क्वाइफ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराने पड़ते हैं। और मैं बिल्कुल आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सारी जमातें फेक वहाँ पर इलेक्शन जो है, तो जिसकी बुनियाद जब चीज़ों की झूठ पे होगी तो फिर उसमें अल्लाह की मदद क्या आएगी, हमारे मुल्क की बेहतरी किस में आएगी? जी, हमारे तो इलेक्शन का और ये स्क्रूटनी का सिस्टम ऐसा है कि वो जाली डिग्री होती है, तो वो वजारतें भी इंजॉय कर लेते हैं और MNA MPS भी बन जाते हैं, तो बाद में 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो डिग्री जाली है। तो ये देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। और मैं अपना 10 साल का मेरा जो निचोड़ है पाकिस्तान की सियासत का, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी सियासी जमातों में कल्ट पॉलिटिक्स है। कोई उसमें इत्तफाक राय जो है लोगों का नहीं लिया जाता, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जमातों को भी नुकसान पहुंचता है, पार्टी वर्कर्स को भी नुकसान पहुंचता है, मुल्क को भी नुकसान जो है। राइट चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छे काम किए। यकीनन जो आपकी खिदमात हैं वो तो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, और ख़ास कर जो आपने फलाही काम किए। लेकिन इसके साथ साथ अब काफ लीग आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम ये देखते हैं कि काफ लीग उभर कर सामने आएगी। उसका सियासत में एक बड़ा स्टेक, वैसे तो वो इक़्तिदार में रहने वाली पार्टी बनी इक़्तिदार के लिए, लेकिन
उसका एक बड़ा स्टेक होना चाहिए, सियासी कदकाठ होना चाहिए, लेकिन क्या उसको आप कायम कर सकेंगे? आप एक बड़ी शख्सियत आए थे, हमने देखा है कि बहुत से लोग, एक और भी पार्टी बन गई उसमें चले गए, आपके साथ कोई नहीं आया आपकी पुरानी पार्टी से, क्या वजह हुई? मेरा ख्याल कि इसमें मैं ना ही कमेंट करूं। कई चीज़ें होती हैं जिस पे कमेंट करना जो है वो मुनासिब नहीं होता, तो इस पे मैं ना ही कमेंट। आप सब लोग जानते हैं कि पार्टी कैसे बनी है और पार्टी में लोग क्यों गए हैं, तो इसलिए मैं इस पे कोई रोशनी नहीं आप क्या समझते हैं कि ये जो तहरीक इस्तेकाम बनी है पार्टी, तो वो क्यों बनी है? अब लोगों ने, जाहिर है कि जैसे आपका नज़रिया पीटीआई से मुख्तलिफ हुआ है, इस तरह से उनका भी नज़रिया मुख्तलिफ हुआ। गुड लक टू देम। गुड लक टू देम। तो आप ये है कि उनको सिर्फ गुड लक कहेंगे। आपको क्यों नहीं ज्वाइन किया? काफ लीग में क्यों नहीं आए? आप जैसे प्योर सियासतदान जो पाकिस्तान में आए इसीलिए कि वो खिदमत कर सके, तो आप लोगों को देखिए उसमें दो वजूहात है। एक तो ये है कि मैं तो जो लोग जिन्होंने मुझसे मशवरा भी किया, एक तो यह है कि मैं तो नहीं समझता कि हमें पार्टी में हर शख्स जो आना चाहे उसको जब आता है तो उसके साथ आपको कमिटमेंट भी करनी चाहिए। तो हम सियासत में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है उसको देखना चाहते हैं और उन लोगों को चाहते आएँ चाहे हमारे साथ कम लोग हों जिनका माजी जो है बेदाग हो, शफाफ हो और किसी किस्म की भी करप्शन जो है उसमें वो इन्वॉल्व ना। दूसरा मेरा एक सोच थी और मेरे चंद दोस्त हैं जो इंशाल्लाह मुनासिब वक़्त पर पार्टी को शामिल करेंगे कि इतनी जल्दी अगर आप एक जमात को देखें, आप अनाउंस करते हैं, आप इंशाल्लाह आएंगे लोग, आप अनाउंस करते हैं कि मैं पीटीआई को छोड़ कर रहा हूँ, फिर आप कहते हैं कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, फिर आप कहते हैं मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, तो फिर आप किसी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ये क्या हो गया कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सारे क्राइम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सियासत छोड़ देते हैं, किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? बस जी ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जब लोग थे काफ लीग में एक वक्त में लोग गए थे, तो जितने भी लोग पीपल्स पार्टी छोड़कर और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर गए थे तो उस वक्त वो लॉन्ड्री से गुजरते थे, नेक पाक हो जाते थे। फिर लोग जो हैं काफ को जब छोड़ के जाते थे तो फिर वो नेक पाक हो जाते थे। ये तो पाकिस्तान तो में ये लॉन्ड्री अभी भी लगी हुई है, ये तो सिलसिला चलता आ रहा है और बदकिस्मती से चलता रहेगा। अच्छा, क्या वजह है कि चौधरी सरवर साहब के पास ऐसी क्या चीज़ है कि उनको आइंदा आने वाले सियासत का जो फेस है वो नज़र आ जाता है और वो एक साल पहले या कुछ टाइम पहले ही कि जब किसी भी सियासी पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आने लगता है तो वो उससे पहले ही पार्टी से किनारा कशी कर लेते हैं? देखें ये आपने बहुत अहम सवाल जो है वो उठाया। देखें जब मैंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा था तो उस वक्त धरना फेल हो चुका था और दूर दूर तक कोई इक़्तिदार में आने के चांसेस जो हैं वो नज़र नहीं आते थे और मुझे लोग कहते थे कि आपने एक पार्टी जो कि मजबूत है जिसने अगले इलेक्शन में आना है उसको छोड़कर आप क्यों जो है तहरीक इंसाफ में चले। तो मेरी एक सोच थी कि ये जो हम समझते थे कि ये दीज आर डिफाइनिंग मोमेंट्स इन दी हिस्ट्री कि मुल्क में हम कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, हमने अल्लामा इकबाल के ख्वाबों को जो है उनकी ताबीर करनी है, हमने जो बच्चे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनको स्कूलों में लेके जाना है, हमने गुड गवर्नेंस देनी है, हमने अदल इंसाफ का निज़ाम लाना है, हमने सूबे और इस मुल्क में बनाने हैं। तो ये एक सोच थी कि हमने अपनी दोस्ती भी कुर्बान की, हमने गवर्नरी भी छोड़ी एक अच्छी सोच के साथ और अल्लाह जानता है कि इसके अलावा कोई कत्तन मुझे उस वक्त भी पता था कि इमरान खान मुझे वो इज़्ज़त नहीं दे सकता जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ देते हैं। कोई ऐसी मतलब मैं कौन सा कोई वाक़िफ़ नहीं था, लेकिन मैं समझता था कि एक मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, उसके पास फॉलोइंग है, मेरे पास एक तजर्बा है और मेरा ख्वाब था कि मैं एक ऐसी जमात ऑर्गेनाइज़ करूं जिसमें यूरोप में जिस तरीके से जमातें चलती हैं वो चलें, वहाँ पर इलेक्शंस हों, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स है उनका चुनाव इलाके के लोग करें, एक नई किस्म की पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी जाए, शैडो कैबिनेट हो, तो सारी चीज़ें। लेकिन वो ख्वाब
टूट गए। बिल्कुल और पूरा नहीं हो सका। और भी लेकिन बहुत जैसे से आपने लोगों कहा को- कि गवर्नरशिप आपने पहले भी छोड़ दी, नून लीग के वक्त में भी और इस वक्त पीटीआई के दौर में भी छोड़ दी। आप जब नून लीग के वक्त में गवर्नर थे तो आप ये कहते थे कि ये आईनी ओहदा है, इसमें तो कुछ काम ही नहीं है करने का, तो मैं गवर्नर क्यों बनूं, मुझे तो अवाम की खिदमत करनी है। तो फिर पीटीआई के दौर में आपने फिर गवर्नरशिप ले ली, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों थी? देखें, ये भी एक लंबी स्टोरी है। तो आपने पीटीआई चेयरमैन से कि कुछ और क्यों नहीं कहा, वजारत आला का क्यों नहीं कहा, किसी और की तरफ क्यों नहीं मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि मैं, ज़ाहिर है कि मैं एमपीए का इलेक्शन लड़ना चाहता था और मेरी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब भी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, मैं भी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, अलीम खान साहब भी थे, जहांगीर खान तरीन साहब भी थे, और भी लोग होंगे। अगर सियासत में आपकी ख्वाहिशात नहीं है, एम्बिशन नहीं, तो सियासत बेमकसद है। लेकिन मुझे इन्होंने कहा कि जी आप सेनेट का इलेक्शन लड़ें, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन आपके बगैर कोई और नहीं जीत सकता। तो मुझे सेनेट का इलेक्शन इन्होंने लड़वा दिया और मैं सेनेटर बन गया। उसके बाद फिर भी उस वक्त मुझे कहा गया कि कोई बात नहीं, अगर आप सेनेट का इलेक्शन लड़ भी लें तो आप जो हैं एमपीए फिर भी आप इलेक्शन लड़ लेना, बन जाएंगे, और जो भी आप टिकट्स दे दी जाएगी वगैरह 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 वगैरह। लेकिन बाद में कुछ ऐसे मुझे इतलात मिली कि शाह महमूद कुरैशी और आप दोनों आपके चीफ मिनिस्टर के ख्वाब ही रहेंगे, तो अगर आप लड़ेंगे भी इलेक्शन तो आपको हरवा दिया जाएगा। तो मैंने यही सोचा कि बरतानिया की पॉलिटिक्स किया है, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, यहाँ एमपीए का इलेक्शन अगर हार गए तो फिर इसमें, और दूसरा मुझे ये भी पता था कि मैं अगर बन भी जाऊँ तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा, तो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर सेनेट में मैं चला गया, तो आपको मालूम है कि राइट, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपने बताई मेरे ख्याल में। जो गवर्नर जो मुझे बनाया गया है, जी, आपने गवर्नर की बात, गवर्नर मुझे मेरी ख्वाहिश पे नहीं बनाया गया। हाँ, गवर्नरशिप मुझ पे इम्पोज की गई थी, तो पार्टी की लीडरशिप का फैसला था, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, दैट्स ऑल। और मैं अपनी ख्वाहिश के तहत गवर्नर नहीं बना था। जी, ये आपकी ख्वाहिश नहीं, ये आपका विजन था, लेकिन ये मजबूरी में आपने ओहदा कबूल किया। लेकिन वो कौन से एलिमेंट्स थे जो उस्मान बुज़दार को तो सपोर्ट करते थे, लेकिन चौधरी सरवर, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ थे? इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात करें हम साबिक गवर्नर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर साहब से। चौधरी सरवर साहब, आपने कहा कि उस वक्त कुछ लोग खिलाफ थे, चाहे वो चौधरी सरवर हों, चाहे शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे अलीम खान हों, जहांगीर तरीन हों, लेकिन उस्मान बुज़दार के हक़ में कौन था कि उनको तो ऐसा वज़ारत आला उनको बनाया कि वो आखिर में ख़ुद ही वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटना पड़ गया, इतनी भारी पड़ी। देखें जी, बस उसके मुकद्दर में मैं तो कहूँगा उसमें थी। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे अपने ख्याल में, और ये पार्टी में नोन फैक्ट है, कि परवेज़ खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे, और मेरे ख्याल में एज ए चीफ मिनिस्टर वो खान साहब की तमाम जो बातें हैं सुनते नहीं थे, अमल नहीं करते थे। तो मेरा ख्याल उस वक्त ही फैसला हो गया था कि मैंने चीफ मिनिस्टर वो बनाऊँगा जो मेरे जो है मातहत होगा, मातहत चलेगा। तो इसलिए आपको मालूम है कि पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी कमज़ोर चीफ मिनिस्टर जो है वो लगाए। लेकिन मैं आज ये बात मैं समझता हूँ कि आई होप कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो कि उन कमज़ोर चीफ मिनिस्टर बनाने की वजह से पार्टी को, मुल्क को, पंजाब को, केपी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। बिल्कुल। ये बताइएगा चौधरी साहब कि इस वक्त आपने मुस्लिम लीग नून में भी रहे और आप पीटीआई में भी रहे, आपको बेहतर कौन सा लगता है और बदतर कौन सी पार्टी लगी है? अगर इनमें कोई तफरीक करनी पड़े तो कौन सी मुख्तलिफ है? मैंने इसमें तफरीक क्या करनी है, मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि पार्टियों में इनको जमहूरियत जो है वो लेके आनी चाहिए, और पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तो मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो बातें इन प्राइवेट वो करते हैं, मैं तो इन प्राइवेट नहीं करता, मैं तो टीवी पे भी कह देता हूँ। किसको नहीं पता कि गवर्नर मैं जब था कि मैं
इमरान खान साहब की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं था, मैं बुज़दार की गवर्नेंस से जो हैं खुश नहीं था। इट वाज ए नोन फैक्ट और मैंने आई ट्राइड फ्यू टाइम्स टू गिव माई रेजिग्नेशन कि भाई नहीं, मैं इन हालात में मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा मेरे ज़मीर पर बोझ है कि जिन लोगों को मैं छोड़ के आया हूँ उनकी गवर्नेंस जो है कंपैरेटिवली बेहतर थी। वो जो है वो बुज़दार से शहबाज शरीफ की गवर्नेंस जो है वो बेहतर थी। अगरचे उनकी जो अब पीडीएम की हुकूमत है, आई हैव सीरियस रिजर्वेशंस और क्वेश्चन मार्क्स हैं उनकी गवर्नेंस पे और जो उस तरीके से उन्होंने मुल्क की इकॉनमी और दूसरी चीज़ों को संभाला है। लेकिन देखिए ना कि अभी वो कह रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि मईशत को सहारा दे दिया उन्होंने आके। बरा जी, ये तो मैं समझता हूँ कि आप भी शायद उन लोगों में शामिल हैं कि मतलब पाकिस्तान की कौम जो है, मैं तो दुनिया में सारी दुनिया देखी, वाहिद कौम है दुनिया की जो $3 बिलियन कर्जा मिलने पे खुशियाँ मना रही है और कहते हैं कि हमारी इकानमी को सहारा मिल गया है। यकीनी तौर पर, वक्ती तौर पे तो हमारे पास चॉइस कोई नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ उनके पास कोई ऑप्शन जो है नहीं थी। लेकिन जो बातें अब मानी हैं तो साल पहले मान लेते हैं तो मुल्क को ये जितनी हमारी अनसर्टिनिटी रही है, जितना हमारी इंडस्ट्री को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है, लाखों लोग जो हैं वो अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं, फैक्ट्रियां जो हैं बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई है, लोग जो हैं तो हार्डशिप में हैं, तो आपकी मुश्किलात में इत्तेहादी हैं। हुकूमत है और आप उसके खिलाफ हैं, उसकी परफॉर्मेंस के क्या आप नहीं, मैं मुझे ये नहीं पसंद समझाती कि जब लोग ये एक बात कहते हैं कि ये जमहूरियत क्या है, इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि जितना कसूरवार अवाम है ना, उससे ज़्यादा हमारे जो है मीडिया के लोग हैं। बरतानिया में मैं जो है लेबर पार्टी में था, 25 मरतबा मैंने लेबर पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया। भाई अगर नवाज शरीफ में गवर्नमेंट में हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिसियाँ जो हैं, या फॉरेन पॉलिसी जो है, या इकोनॉमिक पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, वो दुरुस्त नहीं है, तो उसमें कहने में आर क्या है, उस कहने में बुराई क्या है। तो जब मैं नवाज शरीफ के दौर में गवर्नर हो के कह सकता हूँ, इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होते हुए मैं उनकी गवर्नमेंट पे तनकीद कर सकता हूँ, तो अब पीडीएम में मेरे से पहली बात तो यह है कि मैं पीडीएम का, जब पीडीएम में जाने को उन्होंने फैसला किया उस वक्त तो मैं मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा नहीं था, तो ये फैसला मुझसे पहले का तो ये आप काफ लीग को एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर मशवरा देंगे कि अगर पीडीएम की इतनी बैड गवर्नेंस है तो आप इनसे अलहदगी तैयार कर लें। मुझे ये बताएं कि 4 हफ्ते में फिर वो लगता है कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, अभी वक्त इलेक्शन का आने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि हम जो भी फैसले अब करेंगे, अब इंशाल्लाह फैसले करेंगे जब हुकूमत जो है ये जो है डिज़ॉल्व हो जाएंगी पार्लियामेंट। और एक खुश आइंद बात है, इलेक्शन के बारे में तो मैं या कोई भी मेरे ख्याल में कहने की पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन एक बात तो यकीनी है कि ये जो हुकूमत है ये 13 अगस्त से पहले घर चली जाएगी। और ये खुश आइंद बात है कि इन्होंने अपने आप को 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए एमरजेंसी लगा कर एक्सटेंड करने का इन्होंने फ़ैसला नहीं किया है। मैं इस फैसले को यकीनी तौर पर इंडोर्स भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। बाकी रहे कि ये ऑप्शन अब ख़त्म हो गया है, कल तक तो ये ऑप्शन था, आज तक आप कह रहे हैं कि ये ऑप्शन खत्म। मेरे अपने ख्याल में ये फैसला हो चुका है कि ये हुकूमत जो है अपने आप को एक्सटेंशन जो है वो नहीं देगी। तो केयर टेकर सेटअप, क्या उसको एक्सटेंशन मिलेगी? उसका काम ये अभी कहना मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है कि इकॉनमी के हालात क्या होते हैं, दूसरे क्या हालात होते हैं, पार्टियों के अंदर किस तरीके से जो है सोच जो है डेवलप होती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी फ़ैसला है वो पार्टियों के, सियासी जमातों के मुशावरत के साथ जो है वो होना चाहिए। लेकिन मैं अपना ज़ाती तौर पे तो मैं ये कहता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान में एक आइन है, एक कानून है, उसके मुताबिक अगर तो 13 अगस्त को असम्बली डिज़ॉल्व होती है तो इलेक्शन 60 डेज़ में बनते हैं, अगर उससे 2-4 दिन पहले डिज़ॉल्व होती है तो फिर 90 डेज़
के अंदर बिल्कुल। अंदर इलेक्शन जो है वो तो हो सकता इसी टाइम फ्रेम में होने चाहिए, इससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि 6 मंथ मेरी का जो सोच ऑप्शन यही है, ये है कि 6 मंथ 1 ईयर का भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसके साथ साथ एक और भी बड़ा मसला है, एक और भी बड़ी मुश्किल ये है कि ये जो हुकूमत है और जो लीड कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून है, और शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए और वो वज़ीर आज़म बने। अब वो ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है? उनकी नाअहली ख़त्म हो सकती है, कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिल सकता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि निगरां सेटअप में ये सारे रिलीफ उनको मिलेंगे? ये भी कहना जो है, मैं समझता हूँ किसी के लिए भी प्रिडिक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि उनके लिए राह हमवार करने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जाएगी। हो रही है। राइट। और नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाएंगे, लेकिन उनके आने की डेट क्या चीफ जस्टिस के जाने की डेट के साथ मुमासलत रखेगी? क्योंकि सबकी यही प्रेडिक्शन है कि नवाज शरीफ तभी आएंगे जब ये चीफ जस्टिस साहब जो है रुखसत हो जाएंगे। अगर ये बात है कि चीफ जस्टिस जब जाएंगे तो और फिर एक सोच है कि उन्हीं को लाना है, तो फिर यही चीज़ है जो लोगों में शकूक व शबहात पैदा करती है कि इलेक्शन जो है वो शायद 90 डेज़ में ना हो। राइट, इसीलिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन के ऊपर सबकी नज़रें हैं। जो ये कहा जा रहा है कोलिशन गवर्नमेंट ही अगली भी होगी, तो इस इलेक्शन के हवाले से बताइए, जो आइंदा होंगे क्या वो शफाफ इलेक्शन है? और एक पार्टी को अगर साइड पर करके इलेक्शन होने हैं और फ्रेंडली इलेक्शंस होने हैं, तयशुदा रिज़ल्ट होने हैं, तो फिर इन इलेक्शंस का कोई फ़ायदा है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल जो है वो आपने उठाया है। मैं बहुत सी चीज़ें जो हैं कहने से बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरा अपना एक इंटरनेशनल जो है पॉलिटिशियंस के साथ, चाहे वो यूरोपियन पॉलिटिशियंस हों, अमेरिकन हों, उनके साथ मुसलसल एक राब्ता है। और जो बात मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान में कम सुनी जाएगी और उसको बरतानिया और यूरोप में ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत मुहतात लफ्ज़ जो हैं इस्तेमाल करता हूँ कि इलेक्शन जो हैं वो साफ और शफाफ हों। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात होगी। यहाँ एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही क्या मुस्लिम लीग काफ में वापस आ रहे हैं, उनको क्या ओहदा दिया जाएगा, सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुँची वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात कर ली जाए, आपके हवाले से बात कर लीजिए। अब आप क्या सियासत में अपना देखेंगे रोल? क्या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे या फिर आप वैसे ही पार्टी के लिए काम करेंगे? देखिए, मेरा मेन जो फोकस है वो तो यकीनी तौर पर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पे है, लेकिन मैं आज भी अपने हलके में था शादरा में, और मैं आपको बताऊं कि इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बग़ैर अपने जूते पहने हुए गंदी सड़कों पे, हर तरफ पानी खड़ा है, मच्छर नज़र आ रहा है, मक्खियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, और कोई मेरा ख्याल है कि इनको नहीं एहसास कि भाई वहाँ पर आप नालियाँ बना दें, सीवरेज सिस्टम ठीक कर दें, सड़कों को रिपेयर कर दें, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर डेवलपमेंट जो है कुछ नज़र नहीं आता। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और अफसोसनाक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वक्त गुज़र रहा है, हमारी सियासत पोल्यूटेड हो रही है, हमारी चीज़ें डिटीरिएट हो रही हैं, हमारी अखलाकियात डिटीरिएट हो रही हैं, और सबसे बड़ी ये है कि करप्शन जो है उसका रेट बढ़ रहा है, कर्ज़े बढ़ रहे हैं, कर्ज़ों में हम डूबे हुए हैं, हमारे खर्चे जो हैं वो बादशाहों वाले हैं, कैबिनेट हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कैबिनेट है, हम फिर जो MNA MP उसको फंड्स देते हैं, तो बड़ी ये तकलीफ़ दे बात है कि MNA MP जो है उन फंड्स में से कमीशन लेते हैं, किकबैक्स लेते हैं, करप्शन लेते हैं, और फिर जो मंसूबे बनते हैं, ज़ाहिर है कि अगर पैसे आधे मंसूबों पे लगेंगे तो मंसूबे जो हैं वो टूट फूट जाएंगे। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा
कि जाता हूँ मैं एक लंच के लिए या प्राइवेट ऑफिस के लिए, तो लोग वहाँ इतने जमा हो जाते हैं कि जलसा बन जाता है। लोगों में एक तड़प है, लोग एक तब्दीली देखना चाहते हैं, जो कि अभी नजर नहीं आई। तो आप चाहते हैं कि आप हल्के की सियासत करें इंशाल्लाह, जो आपको नजर आ रही है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसके लिए मुस्लिम लीग काफ का फ्यूचर क्या देखते हैं? अभी आपने भी ज्वाइन किया है, और इसके अलावा क्या कोई ये मजीद सीटें आगे 7 से कोई आगे 4-5 से आगे जाएंगी, या यही सीटें हैं? और इसमें भी डिवीजन है, अब ये चौधरी बरादरान में भी 2 ग्रुप्स हैं, तो ये किस तरह से देखते हैं? बड़ा पार्टी मुश्किल के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं। अभी तक हमें नहीं पता कि हमारा फ्यूचर में बयानिया क्या है। जब आप पीडीएम का हिस्सा होंगे तो आप अपने अल्फाज जो हैं तनकीद के लिए बहुत रिलेक्टेंटली या बहुत केयरफुल तरीके से आप इस्तेमाल जो हैं वो करते हैं। मसलन मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो वहाँ पर तो जो लोग हैं वो तो सच्ची बात है कि तंग हैं, महंगाई की वजह से तंग हैं, वहाँ पर सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से तंग हैं, बीमारियों की वजह से तंग हैं, बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी वहाँ पर खड़ा हो जाता है, निकास का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो इसलिए हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि अभी हमें नहीं पता कि हमारी सीट एडजस्टमेंट जो है होनी है नहीं होनी है। हमने अकेले इलेक्शन लड़ना है, अकेले मैदान में जाना है। यानी कि अभी तो देखिए ना इंतहाबी जितना हम देखते हैं कि कैंपेन शुरू हुई है, किसी ने भी इलेक्शन कैंपेन अभी किसी पार्टी ने भी शुरू नहीं की। अभी आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने बयानिया का भी नहीं पता कि हमने कैंपेन में बयानिया क्या लेकर जाना है, इत्तेहाद का भी नहीं पता कि इत्तेहाद किससे करना है। तो यानी कि इलेक्शन तो अभी तक क्वेश्चन मार्क है, होना है नहीं होना ये भी नहीं पता। तो इसलिए डाउट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। हाँ। कि ना किसी पार्टी ने अभी तक कोई पार्लिमानी कमेटीज़ बनाई हैं, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू शुरू किए हैं, वरना इलेक्शन का माहौल तो 6 महीने पहले हो जाता है। अभी क्या आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि आपका सूबाई में आने का इरादा है या कौमी असेंबली की सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? अभी पार्टी फैसला करेगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं, आपकी ख्वाहिश क्या है कि पार्टी? मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं एमएनए और एमपीए दोनों का इलेक्शन लड़ूं। दोनों इलेक्शन लड़े। और जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी पीटीआई के दौर में चीफ मिनिस्टर, अब तो अभी बहुत मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज भी कैंडिडेट है, मरियम नवाज भी कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर के लिए। हमारा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है। मैं इस पार्टी को 2023 में तो देख रहा हूँ कि हमें एक रीज़नेबल हमारी जो है प्रेजेंस जो है, हम पार्लिमानी पार्टी जो है हमारी पोजीशन वहाँ पर हो। लेकिन हमारा इस पार्टी को लॉन्ग टर्म लेके आगे जाने का मकसद है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम सरप्राइज्ड कि यूथ जो है सबसे बड़ा चैलेंज है कि यूथ को हमने कैसे मोटिवेट करना है, यूथ को हमने अपने साथ कैसे लेके चलना है। तो आप हैरान होंगी कि जब मैं पीटीआई में था उस वक़्त भी यूथ की जितनी मुझे सपोर्ट हासिल थी उतनी सपोर्ट यूथ की अब मुझे हासिल है। कि मैंने 2 कन्वेंशन किए हैं, दोनों कन्वेंशन में 1000 से ज़्यादा नौजवान बच्चे हमारे कन्वेंशन में आए हैं, उनका मैंने जोश देखा है, जज्बा देखा है। आज मैं हल्के में गया हूँ, अगर मैं 500 लोगों से मिला हूँ तो उनमें से 300 जो बच्चे थे वो हमारे नौजवान यूथ थे। और उनका ये इस वक्त काफ लीग की तरफ रुझान है। लेकिन दूसरी तरफ जो काफ लीग के अंदरूनी मामलात हैं वो किस तरह से सेटल होंगे इलेक्शन से पहले? चौधरी बरादरान की ख़ानदानी जो इस वक्त ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लोग जो हमारे साथ आना भी चाहते हैं तो उनको वो कहते हैं कि जी हमें तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। हाँ, कि वो अब काफ लीग तो डिवीजन हो चुकी है, उसमें एक में डिवीजन हो चुकी है। दूसरा उनको ये भी है कि हम आपके साथ आ जाते हैं, आप 2 सीटें लाके घर बैठ जाते हैं तो हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड चीज़ें हैं जो इसके लिए क्या सोचा है कि इस जो क्लैश है इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए? चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई, चौधरी शुजात साहब गए उनसे जेल में मिलने के लिए, तो उनको ऑफर भी किया कि वो पार्टी में वापस आ जाए। चौधरी परवेज़ इलाही क्यों नहीं आना चाहते वापस? कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो कि मैं, चूँकि प्राइवेट बात हुई है इसलिए मैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकता। तो मेरे अपने ख्याल में कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि हम जो फैमिली की डिवाइड है उसको तो पहले ख़त्म करें ताकि हम आपस में एक दूसरे से जो है अपने ताल्लुकात जो हैं उनको इस्तेमाल करें। देखो बहुत से लोग हैं जिनका एक भाई पीटीआई में है, दूसरा भाई
नून में है, आप असद उमर की मिसाल ले लें, और बहुत से लोग जी हैं। बिल्कुल। खानदान जो है, एक खानदान का वो खैर बरादरान है, फैमिली वो है। देखें कि कुछ पीटीआई में है, कुछ नून लीग में है, तो ये इसलिए बिल्कुल। अगर ये भी हो तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, लेकिन पहली उनकी प्रायोरिटी ये है कि ये एक पेज पे दोनों खानदान जो हैं आ जाएं, उनके डिफरेंस जो हैं वो ख़त्म हो जाए। यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने साफ इनकार कर दिया कि वो वापसी के दरवाजे बंद करके आए हैं, ये समझा जाए इससे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। असल बात यह है कि मूनस इलाही साहब बाहर हैं और फैसला जो है वो उन्होंने करना है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की हालत देख के चौधरी शुजात साहब भी परेशान हो गए थे कि वो जेल में है, तो आपको नहीं लगता कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ज़्यादती हो रही है? देखें जी, मैं तो कोई भी जो पॉलिटिकल किसी की भी विक्टिमाइजेशन है उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जो भी हमें अपने जो केसेस हैं अगर हमारे ख़िलाफ़ बने हैं तो उसको हमें सामने तफ्तीश हो के उन अपने जो इल्ज़ामात हैं उनको तो हमें अपने आप को, हर एक को, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, कमज़ोर है, सब कानून की नज़र में तो बराबर होने चाहिए। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से चौधरी साहब ने तो इनकार कर दिया है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहरहाल ना इस पे वापसी मैं इस पे मैं कमेंट नहीं करता। यानी कि इनकार कर दिया कि वो वापस नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं करता आपकी बात पे। अच्छा, कमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे निगरान सेटअप आने वाला है, मेरे पास टाइम भी कम है, मैं ये चाहूँगी कि आप क्या देखते हैं कि बड़े नाम आ रहे हैं सामने, तो कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहा है? क्योंकि कुछ पता भी नहीं है कि वो जो आएगा वज़ीर आज़म वो कितना वक्त रहेगा, तो ये तो जो आएगा उसकी तो लॉटरी निकलने वाली है। देखिए जी, अभी तो जो नाम हैं वो सबके सामने फ्लोट हो रहे हैं। आज सुबह 2 नए नाम भी मेरे ख्याल में मैंने सुने। एक फैसल वाडा साहब का भी नाम जो है सोशल मीडिया पे सर्कल कर रहा है। शेख हफीज़ साहब का नाम भी जो है वो आ रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं पिछले 6, उनमें से मैं समझता हूँ कि शेख हफीज़ जो थे, कम अज़ कम उसने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है मुल्क का 19 बिलियन डॉलर से ज़ीरो पे वो ले आया था। उसकी बहुत अच्छी चीज़ों पे ग्रिप थी। राइट। IMF के वफ़द ने भी मुलाकात की इमरान खान साहब से, तो ये क्या उसी की कड़ी है? हफीज़ शेख साहब का आप नाम ले रहे हैं, तो ये क्या कहीं से उधर से भी उनको ये कहा गया है कि इसकी अप्रूव कर लें इमरान खान साहब को? नहीं, देखें, ये जो यूरोपियन जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो माहौल है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी दुनिया का लीडर जो है, लेट्स से एक बरतानिया में आता है, तो ये हो नहीं सकता कि टोनी ब्लेयर या जो भी इस वक्त ऋषि है प्राइम मिनिस्टर, तो वो अगर उसको किसी खाने पे मदऊ करे और उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन ना हो, उसमें लिबरल डेमोक्रेट्स का लीडर ना हो, उसमें दूसरी पार्टियों के सीनियर पॉलिटिशियंस ना हो, तो वहाँ पर है। इसी तरीके से अगर वहाँ पर कोई IMF है तो कटसी कॉल है, उनसे जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये भी समझते हैं कि फ्यूचर में जिसने अगर पॉसिबिलिटी है, अगर कोई आ सकता है तो क्या जो हम वायदा करेंगे उसको वो ऑनर करेगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिससे कोई IMF PTI के चेयरमैन से मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि अभी भी PTI चेयरमैन अभी भी सियासत में रेलिवेंट है। जी, उसके सबसे बड़ी वो पार्टी है और इस वक्त मकबूल है। तो अगले ये जो आइंदा इलेक्शन है उसमें क्या देखते हैं कि PTI रहेगी? तहरीके इस्तेकाम तो उसको ख़त्म करवाना चाह रही है, बैन करवाना चाह रही है। देखिए जी, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब मैंने 1997 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, मैं तो अपना असूल जो हैं किसी भी मफाद या किसी दुश्मनी के तहत अपने असूल जो है उन पे मैंने ज़िंदगी में ना कंप्रोमाइज़ किया है, ना आइंदा मैं करूँगा। तो उस वक्त मेरे ख़िलाफ़ BNP का कैंडिडेट था, ब्रिटिश नेशनल पार्टी, जो इस बात पे बिलीव करती है कि जो मुसलमान हैं उनकी सारी जायदादें ज़ब्त करके उनको बरतानिया से बाहर फेंक देना चाहिए। और मेरे बारे में तो ये कहते थे इसको तो मर्डर ही कर देना चाहिए। ये दीवारों पर लिखा था, किल मिस्टर सर्वर। तो इसके बावजूद मैंने इसके बावजूद मैंने BNP पे जो है वो पाबंदी की हमायत नहीं की थी। जब TLP पे पाबंदी लगाने की बात की, पाबंदी लगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो मैंने गवर्नर होते हुए उसकी मुखालफत की थी। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी पार्टी पे पाबंदी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। जहाँ तक ये तल्लक है कि जो 9 मई के कल्प्रेट हैं, जिन्होंने हमारी मिलिट्री तनसीबात 9 मई का असल जिम्मेदार, लास्ट क्वेश्चन,
असल जिम्मेदार कौन है? असल जिम्मेदार कौन है? उसकी जो भी जिम्मेदार हैं, ये मैंने फैसला नहीं करना, ये पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी, या जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, जिनके पास उन्होंने फैसला करना। उन्होंने फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ है, चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं। और आज के प्रोग्राम की एक खबर ये है कि चौधरी सरवर साहब ने कुराए फाल जो निगरां वज़ीर आज़म के लिए निकाला है वो हफीज़ शेख के नाम का है। तो आप देखते हैं कि निगरां वज़ीर आज़म क्या वाकई ही हफीज़ शेख है? जब निगरां वज़ीर आज़म आ जाएंगे तो यकीनन हम उस वक्त फिर चौधरी सरवर साहब को अपने प्रोग्राम में लेंगे। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।